हेलो दोस्तों, मेरा नाम काव्या है। मैं दुल्हन बनी अपने जीजा जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे जीजा से ही मेरी शादी हुई थी और अब वह मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा था। यह बात सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे की खातिर जबरदस्ती मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मुझे अपने पति से बहुत नफरत हो रही थी। मैंने तो सिर्फ आर्यन की खातिर बहुत ही मजबूरी में यह शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे बलि चढ़ा दिया था। मेरी स्वर्गीय बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा पति मुझ पर किस तरह का जुल्म करता है। वह इंसान से कैसे हैवान बन जाता है और उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही भी देते थे। मगर वह लोगों के सामने इस कदर अच्छा बन जाता था कि कह ही नहीं सकते कि वह इतनी हैवानियत भी कर सकता है। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊं। मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। और फिर एक रोज मुझे पता चला कि मेरे जीजा विक्रम ने आर्यन को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन को पहाड़ी इलाके की तरफ ले जाने का प्लान बनाया है। जब मेरी बहन ने मुझे फोन की तो बहुत परेशान लग रही थी, और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। मैंने अपनी बहन से बार बार सवाल किया कि क्या वह ठीक है, मगर वह बात बदल दी और कहा, वापस आकर बात करूंगी। और फिर दूसरे दिन हमें कई ऐसी खबर मिली जिसने हमारे सिर पर बिजली गिरा दी थी। मेरी बहन और मेरे जीजा का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हमारा घर दुखी से पागल हो गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ाकर रख दिए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम बुरी तरह रोने लगे थे। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। और किस्मत का खेल देखो, मुझे अपनी बहन का आखिरी चेहरा देखने का भी नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग इसी बात को सोच सोच कर पागल हो रहा था। मुझे लगता था कि वहां पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मजे से बैठे हैं। मेरे जीजा लौट कर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत छोटी आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान थी, और वह मुझे कह रही थी कि काव्या, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे बेटे आर्यन का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इस हादसे में विक्रम को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आए और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जरूर विक्रम ने मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने विक्रम को दिलासा दी और उससे कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने मेरे घर वालों से सवाल पूछे तो मेरे घर वालों ने भी विक्रम की कही हुई बात दोहरा दी थी। मुझे हैरानी थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ हुआ था, मगर सिर्फ मेरी बहन ही कि क्यों मौत हो गई थी। मुझे लग रहा था ये मेरी बहन को मारने की सोची समझी साजिश थी, वरना पहले तो हर बार जंगल की शेर करने के लिए जाते हुए मेरी बहन और जीजा हमेशा आर्यन को भी अपने साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार वो पहले से ही आर्यन को उसकी दादी के पास छोड़कर गए थे। जब मैंने अपने शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह मुझे गुस्से से डांटने लगे थे और बोले कि तुमने अपनी बहन की मौत का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया है, इसीलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी हैं और अपने जीजा जैसे भोले भाले शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी पकड़ ली थी, मगर मेरे जीजा विक्रम हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके कमरे पर पहुंच गई थी और उनसे सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ, फिर आपको इतने कम छोटे कैसे आई हैं। मैं एकदम विक्रम से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको झटका लगा था और वह इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा कि वह मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब सच बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर विक्रम की शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आए थे वह कुछ मुजरिम वाले थे। फिर विक्रम बहुत होशियारी के साथ मुझसे बोले
कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर सच्चाई किसी को बताओगी तो कौन विश्वास करेगा, इसीलिए खामोश रहो और मुझसे सवाल मत करो। विक्रम की दिलेरी पर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब विक्रम ने हमारे घर आना बंद कर दिया और आर्यन को भी कुछ दिन के बाद हमारे घर से ले गए थे। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। विक्रम के शब्द मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे थे। वह अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे, मगर साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं था और सब विक्रम पर अंधविश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1-1.5 महीने के बाद मेरे मम्मी पापा ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं तो यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल था और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रोकर जिंदगी को गुजारी हो। और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि विक्रम को एक बीमारी थी, उसकी वजह से मेरा शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरा छोटा सा 4.5 साल का भांजा अब बीमार रहने लगा था और मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि उसे घर में अच्छा माहौल मिले, माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि विक्रम के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि आर्यन को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं आर्यन को यहाँ घर पर बैठकर भी पाल सकती हूँ, मगर विक्रम आर्यन को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी मेरे जीजा विक्रम के साथ करवा ही दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई थी। मुझे डर था कि मेरी जिंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत है। मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले विक्रम की असलियत से जानकार ना होने की वजह से पहले ही एक बेटी को गवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे। मैं दुल्हन बनी अपने जीजा विक्रम के कमरे में बैठी रो रही थी। आर्यन मुझे माँ के रूप में देखकर खुश था और इसी खुशी में मेरे पास ही सो गया था। विक्रम जब कमरे में दाखिल हुए तो आर्यन को मेरे पास सोते देखा तो थोड़ी देर तक आर्यन के सर पर हाथ फेरते रहे। फिर वह आर्यन को गोद में उठाकर उसके कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं यहां से भागकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाऊं, जहां विक्रम की नजर कभी मुझ पर ना पड़ सके। डर के साथ साथ मुझे विक्रम से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वह मेरी बहन का कातिल था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी, मगर मैं मजबूर थी। अब मुझे यहीं रहना था। आर्यन की खातिर उसके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैंने अपने पति की बात नहीं मानी या उसकी इज्जत नहीं की तो मेरे घर का माहौल खराब होगा। साथ ही मेरी दीदी ने भी मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो तुम आर्यन का ख्याल रखना। और मैं अपने दीदी के बेटे आर्यन की खातिर यह जहर पीने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, मगर दूसरी तरफ यह इरादा भी कर चुकी थी कि जिस तरह विक्रम ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी उसे खत्म कर दूंगी। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी जब विक्रम कमरे में दाखिल हुए और मेरा पूरा शरीर उनकी मौजूदगी का एहसास करके ही कांप उठा था। मेरे दिल से दुआ निकली थी कि विक्रम मेरे करीब न आए, ताकि मुझे खुद इनकार करने की तकलीफ ना उठाना पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति को एक भयंकर बीमारी लग चुकी है, जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आता था। अपनी बहन की याद आते ही मैं उदास हो गई और मैं रोने लगी। मुझे रोते देखकर विक्रम बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगा और तुम्हारी हर एक जरूरतें पूरे करूंगा। बस बदले में मुझे आर्यन बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उसे माँ का प्यार देना, उसकी परवरिश एक अच्छी माँ बनकर करना, जिससे कि मेरे बेटे को माँ की कमी का एहसास ना हो। मैं अपने पति को देख रही थी। मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चे की इतनी ही परवाह थी तो उसने अपनी वफादार और मासूम पत्नी को क्यों मारा? उसने मासूम बच्चे से उसकी माँ छीनी ही क्यों? और आज उसे यह डर सता रहा था कि कहीं मेरे बच्चे में
माँ की कमी की वजह से हीन भावना ना आ जाए। मगर मैं विक्रम को कुछ भी नहीं कह पाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह इंसान अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूंगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया था, और इससे पहले कि मैं वहां से उठकर जाती, विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी और मुझे प्यार से गले लगा लिया। अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने के लिए आए तो मेरी मम्मी ने मुझसे सवाल किया कि क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि मैं इस शादी के करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। इसीलिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। मैं अपनी मम्मी के सवाल पर सर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी मम्मी की घबराहट और परेशानी, पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और सब कुछ ठीक है। बल्कि सच तो यही था कि मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरी मम्मी मेरी बात का विश्वास कर चुकी थी, मगर मैं दिल में सोच चुकी थी कि मैं विक्रम की असलियत और अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूंगी। मेरे घर वाले विश्वास करके चले गए और मैं विक्रम को देख रही थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि विक्रम तो बिल्कुल सही था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका मिजाज भी बुरा नहीं था। वह बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं विक्रम सुहागरात को मेरे साथ मार पीट करेंगे, लेकिन सुहागरात को विक्रम ने जिस प्यारी अंदाज में अपना प्यार जताया था, मैं हैरान हो गई थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि विक्रम का यह अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए हो। शायद वह मेरे शक को दूर करने के लिए दिखावा कर रहा हो। इसलिए मैं अभी विक्रम पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आती थी। विक्रम के पास अच्छा खासा पैसा था और महीना के लाखों कमाता था, मगर उसके बावजूद मेरी बहन पुराने फटे कपड़े में रहती थी और उसके चेहरे पर हर समय उदासी छाई रहती थी। आर्यन के पैदा होने के बाद विक्रम ने मेरी बहन को बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया था। वह जब भी घर आती तो मैं उसके साथ साथ रहती और मेरी बहन मुझे उजड़ी उजड़ी और उदास ही लगती थी। जबकि अब मेरे लिए विक्रम की नरम मिजाजी थी। मैं घर में जल्दी ही कामकाज और आर्यन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। आर्यन अब थोड़ा ठीक हो गया था और मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। मैं उसको हर तरह से बहलाने की कोशिश किया करती थी। खाने पीने में भी उसकी मर्जी का ख्याल रखती थी। आर्यन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मेरी और विक्रम की शादी को 1 महीने गुजर चुके थे। मुझे महसूस होता था कि जैसे विक्रम मुझे हर समय देखते रहते हैं। अब मैं विक्रम की नजरों से परेशान होने लगी थी। मैंने एक दिन तंग आकर विक्रम से सवाल किया कि आप मुझे हर वक्त घूरते क्यों रहते हैं। इस पर विक्रम ने जो जवाब मुझे दिया, उसे सुनकर मुझे जोरों का झटका लगा था। विक्रम बोले कि मैं यह देखता हूं कि तुम वाकई ऐसी हो या फिर एक दिन तुम भी अपनी बहन की जैसी हो जाओगी। मैं विक्रम की बात पर हैरान हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं विक्रम का असल चेहरा देखने को बेताब थी। वैसे ही विक्रम को भी मेरी हकीकत जानने की बेचैनी थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि विक्रम को ऐसे क्यों लगा कि मैंने खुद को छुपा रखा है, और विक्रम ने यह क्यों कहा था कि मैं अपनी बहन की जैसी हो जाऊंगी। आखिर मेरी बहन कैसी थी? उनके शब्दों ने मुझे उलझा दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैं और भी उलझती जा रही थी। विक्रम के अंदर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी कि मैं जिससे कुछ अंदाजा कर सकती। एक दिन आर्यन को तेज बुखार आ गया और वह सारा दिन बुखार से तपता रहा। उस समय विक्रम घर पर नहीं थे। मैं बहुत परेशान हो रही थी। किसी तरह आर्यन को संभालती रही और उसे सारा दिन कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती रही, मगर वह जिद्दी हो रहा था और कुछ खा नहीं रहा था। थककर शाम के समय मैं उसे सुला दिया और उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली गई, और तभी मेरे पति विक्रम आ गए। वह हमेशा की तरह आते ही आर्यन के पास पहुंचे तो आर्यन की हालत देखकर घबरा गए और फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गए। मैं किचन में खड़ी थी। जब मैंने निकलकर देखा तो आर्यन गायब था और नौकर ने बताया कि मलिक उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने रात के लिए खाना बनाकर रखा और आर्यन और विक्रम का इंतजार करने लगी।
रात के समय जब आर्यन की हालत ठीक हो गई तो विक्रम उसे घर लेकर आए। मुझे देखा तो बोले कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूं, कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं वो लाकर दूंगा। लेकिन बस तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि आर्यन की तरफ से लापरवाही मत करना, मुझे यह बात सहन नहीं होगी। विक्रम की बात पर मैं हैरान हो गई। पहली बार मैंने अपने दिल में उनके लिए मौजूद नफरत और गुस्से को जाहिर किया और बहुत ही गुस्से से बोली कि अगर बच्चे की इतनी ही चिंता थी तो उसे उसकी मां से दूर क्यों किया। मेरी बात पर विक्रम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कमरे से निकल गए। मैंने सर झटका, आर्यन को सूप पिलाया, उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। मुझे अपनी बहन याद आने लगी जो सारा समय अपने बच्चों के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों आर्यन उससे दूर दूर रहता था। मुझे आज समझ आ रहा था ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसका बाप उसके दिल में नफरत पैदा करता था और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जताता था कि बस उसे ही आर्यन की चिंता है और किसी को नहीं। मुझे विक्रम दिमागी मरीज लगने लगा था। मैंने पूरा दिन आर्यन के साथ गुजारा था और फिर भी विक्रम ने ऐसी बात कही कि जैसे मुझे आर्यन की परवाह नहीं है, सिर्फ उसे ही आर्यन की परवाह है, जबकि मैं विक्रम की असलियत जानती थी कि उसने ही आर्यन को उसकी मां से दूर कर दिया था। मैं कितने दिन तक आर्यन के साथ लगी रही और उसका ख्याल रखती रही, मगर मैं अपना गुस्सा और नाराजगी अपने पति पर जाहिर की और उनके कमरे में नहीं गई। मैं अपने पति का खाना पीना और बाकी सब जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का विक्रम पर यह असर हुआ कि वह एक दिन मेरे पास आए और बोले, काव्या, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूं। मैं शक की नजरों से विक्रम की तरफ देखने लगी, मगर वह मुझे तैयार होने का बोलकर आर्यन के पास चले गए। मैं अभी तैयार हो ही रही थी कि आर्यन मेरे गले में बाहें डालकर बोला, मम्मी आप कहाँ जा रही हो। और मेरे पति ने उसे जो बात कही वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वह आर्यन से कह रहे थे कि आओ तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूं, फिर मुझे तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। आर्यन के वहां से जाने पर मैंने विक्रम से सवाल किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिर आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों जाना चाहते हैं। इस पर विक्रम बोले कि मैंने आर्यन को सिर्फ बहलाने के लिए यह कहा था, दरअसल हम जहां जा रहे हैं वहां बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर विक्रम आर्यन को उसकी दादी के घर ले गए और मैं डरी डरी सी खड़ी रह गई थी। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी विक्रम ऐसे ही अकेले लेकर गए थे और फिर मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे पति मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि उनसे लड़ लूंगी और उनसे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मेरे अंदर खून खोल रहा था। मेरा पति मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति अब मुझसे तंग आ चुका है, इसीलिए अब वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, जैसे उसने मेरी बहन से पीछा छुड़ाया था। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकलने को कहा। मैं चुपचाप गाड़ी से निकल गई थी और आगे आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। फिर वह मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़ गया। मैं डरी हुई सी अपनी पति के साथ चल रही थी और तब वह एक छोटी से घर के आगे रुके और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैं हैरान से अपने पति को देख रही थी। जब उस घर से एक जवान लड़का बाहर निकला, वह मेरे पति को इस तरह अचानक देखकर परेशान हो गया था। मेरे पति ने नजरअंदाज किया, मेरा हाथ पकड़ा और उस घर के अंदर चले गए। सामने ही चारपाई पर एक औरत पीठ किए हुए लेटी हुई थी। हम लोगों की आवाज पर उसने पलटकर देखा तो मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन मुझे अपने सामने देखकर घबरा गई थी। फिर मेरे पति ने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दसवें को मेरे पति ने बताया कि मैंने इस लड़के राजवीर को अपने घर का राशन वगैरह लाने के लिए रखा हुआ था, मगर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को इस लड़के से मोहब्बत हो गई है और ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे और अब ये दोनों शादी करना चाहते थे। और तुम्हारी बहन आर्यन से भी दूर हो गई थी, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी।
जरा जरा सी बात पर उसे डांटना और मारना इसकी आदत बन चुकी थी। और जब आर्यन को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला तो वह अपनी माँ से दूर दूर रहने लगा था। तुम्हारी बहन ने खुद को मेरे लिए सजना संवरना छोड़ दिया था। खुद को उजड़ी हुई हालत में रखती कहती कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है तो तुम्हारे लिए क्यों सजूं। बल्कि तुम्हारी बहन ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं राजवीर से शादी करना चाहती हूं। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारा एक बेटा है, उसके बारे में तो सोचो, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। लेकिन उसने कहा कि वह तुम्हारा भी बेटा है और उसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। मैं आर्यन की खातिर तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो जैसे कसम खा रखी थी मुझसे डाइवोर्स लेने की और राजवीर से शादी करने की। एक बार जब मैं घर आया तो मैंने देखा यह आर्यन को बुरी तरह मार रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर मैंने इसे मारा भी था, मगर बाद में मैंने इससे माफी भी मांगी थी। लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारी बहन से सख्त नफरत हो गई, उससे घिन आने लगी थी। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने इसे राजवीर की बाहों में देखा था। ऐसा कौन मर्द होगा जो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखे और आंखें बंद कर ले। मैंने यह बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वह बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे उसके साथ जो मर्जी करो। मैं तुम्हारी बहन को हर तरह से समझाया, मगर वह अब मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और मैं ऐसी पत्नी को रखकर क्या करता। और तब मैंने तुम्हारी बहन को डाइवोर्स देकर उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया और यह अफवाह फैला दिया कि वह मर गई है। हकीकत क्या है तुम्हारे माँ बाप जानते हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी और तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैं अपनी बहन को देखा तो वह शर्मिंदा सी सर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए आंसुओं पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरे बहन ने अपने पति से डाइवोर्स लेने के लिए मुझे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था। उसने अपने पति को और मैं भी बहन की खातिर अपने पति को मारने चली थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने महान पति को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत नहीं बताई थी। अगर वह इस सच्चाई को दुनिया वालों को बता देता तो मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि आज तुम मेरे लिए सच में मर गई हो। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वह मुझसे और मेरे पति से माफी मांग रही थी, मगर हम दोनों उसे कोई जवाब दिए बगैर घर आ गए थे। हकीकत जानने के बाद मैं अपने पति और अपने बच्चे आर्यन के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैंने अपने पति से माफी मांगी। मैं तुम्हें अपनी बहन का कातिल समझती रही। मेरे पति ने भी मुझे माफ कर दिया, मगर मुझसे वादा लिया था मैं कभी उनसे बेवफाई ना करूं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन मां होकर भी अपने बच्चे को छोड़ गई थी और मैंने आर्यन को जन्म नहीं दिया था, फिर भी उसे मां की मोहब्बत दी थी और आज अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूं। मेरा पति मुझे बहुत प्यार मोहब्बत देता है। मैंने 2 साल के बाद एक बेटी को जन्म दिया और हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे मेरी पूरी दुनिया है। अब जब मेरी जिंदगी में सुकून आ चुका था तो मुझे यह एहसास हुआ कि जो मैंने पहले किया था वो बहुत गलत था। मैंने अपनी बहन को समझने की बजाय अपने पति की बातों पर यकीन किया और उससे बहुत दूर हो गई। लेकिन आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और मैं जानती थी कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है और किसी की जिंदगी को बिना पूरी समझे जज करना गलत था। मेरे पति ने मुझे हमेशा अपनी मोहब्बत और समझ से संभाला था। वह सच्चे इंसान थे जिनके दिल में सिर्फ मुझे और मेरे बच्चों के लिए प्यार था। वह उस वक्त भी मेरे साथ खड़े रहे जब मैंने उनके साथ विश्वासघात किया और अपनी बहन की गलतियों को न समझा। जब मेरी छोटी बेटी ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा तो मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला। मुझे याद है, एक दिन मैं और मेरे पति अपने बच्चों के साथ बगीचे में घूम रहे थे और वह पल मेरे लिए बहुत खास था। बच्चों की हंसी और उनके मासूम सवालों में ही मुझे शांति मिलती थी। मैंने उस दिन दिल से अपने पति से कहा
मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। तुमने मुझे हमेशा समझा और सही रास्ता दिखाया। अब मैं जानती हूं कि मेरी जिंदगी में तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगा लिया और हमारे बच्चों के साथ वही पल हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। अब मैं जानती हूं कि प्यार और समझदारी ही रिश्तों को मजबूती देती है और मैं अपने परिवार के साथ हर दिन को खुशी खुशी जीने की कोशिश करती हूं। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि हमारी सभी महिलाओं की कहानी है, जो कभी न कभी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर गलत फैसले लेती हैं, लेकिन सही समझ और प्यार से वह अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकती है। मुझे यकीन है कि हम सबका सफर कभी न कभी सही दिशा में लौट आता है, अगर हम दिल से सच्चे हों और अपने रिश्तों की कीमत समझें। दोस्तों, रोज की तरह आज भी यहां से एक और कहानी शुरू होती है। इस कहानी को भी आप आगे तक सुने, ये और सिख देने वाली कहानी है एक बेबस लड़की की जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते, जिसके कारण लड़की के ताऊ और ताया ने किस तरह उस मासूम पर जुल्म ढाते हैं और उसके बाद लड़की की किस्मत किस तरह चमकती है। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस बंगले में विदा होकर आए हुए मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो चुका था, लेकिन एक पल के लिए भी मेरा यहां पर दिल नहीं लग रहा था। मुझे यहां पर आज भी अपनापन महसूस नहीं होता था। और वैसे भी जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई थी, उसके साथ भी मेरा दिल नहीं लगा था, क्योंकि मैं एक 19 साल की भरपूर जवान लड़की थी, जबकि वह दिखने में तो 28-23 साल का मर्द था, लेकिन मानसिक तौर पर कोई 8-10 साल का बच्चा था। यही वजह थी कि मैं इस बंगले में अपने दिल लगाने में बिल्कुल नाकाम थी। शादी को लेकर हर लड़की के बहुत सारे सपने होते हैं, मेरे भी थे। मैंने हमेशा से एक अच्छे हमसफर का सपना देखा था जो मुझे खुश रखता, लेकिन मेरी किस्मत में एक ऐसा मर्द लिख दिया गया जो कि शारीरिक तौर पर तो जवान था, लेकिन मानसिक तौर पर वह एक ऐसा बच्चा था जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता और उसके पास खेलकूद करने के अलावा जिंदगी में और कुछ भी काम नहीं था। मैं अपनी किस्मत को कोसती रह जाती और तकदीर से शिकायतें करती। पहले भी मेरी जिंदगी में कौन सा ऐसा कोई सुख था जो ईश्वर ने मेरी जिंदगी में यह इतना बड़ा हमेशा के लिए दुख दे दिया था। मैं हर वक्त उदास और परेशान रहती, क्योंकि शादी से पहले तक तो मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन शादी की रात ही जब यह हकीकत मुझ पर खुली तो उस दिन तो जैसे ऐसा लगा कि मैं मर ही गई हूं। मैं अब अपने इस जवान शरीर की लाश को घसीट कर घूमती फिरती रहती हूं। इस वक्त भी मैं कुछ ऐसा ही कर रही थी। रात आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बड़ी बेचैन होकर अपने बिस्तर से निकलकर बाहर आने लगी। तभी मेरी नजर अपने बराबर में सोए हुए अपने पति पर पड़ी। वह दिखने में तो बहुत ही हैंडसम था और एक भरपूर जवान मर्द लगता था, लेकिन अफसोस कि वह तो एक बच्चा था, मानसिक तौर पर ही सही, क्योंकि उसे ऐसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन हां, जब वह बोलता था तब उसकी हकीकत पता चल जाती थी। इस वक्त वह सोया हुआ बहुत ही मासूम लग रहा था। अगर मैं आम हालात में उससे मिली होती तो उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती, लेकिन मैं उसकी हकीकत जानती थी। इसीलिए अपने दिल में दुख को महसूस करते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई थी। बाहर कोहरों ने मेरा स्वागत किया था। हालांकि मैं शॉल लेकर आई थी, लेकिन इस वक्त ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उस शॉल को अपने चारों ओर अच्छी तरह से लपेटा और फिर मैं बाहर लॉन में निकल आई। इस वक्त मेरे अंदर इतनी आग भड़क रही थी कि मुझे लॉन में आकर वॉक करते हुए बहुत सुकून महसूस हो रहा था और मैं रात के इस पहर अंधेरे में लॉन में टहलते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं बाहर आकर अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। मैं नहीं जानती थी कि इस वक्त मैं किसी की नजरों में छड़ी हुई हूं, क्योंकि मैं तो अपने ही उलझन में डूबी हुई थी और खुद पर ही जैसे तरस खाए जा रही थी। मुझे वक्त करते हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सर उठाकर देखा तो वह बंगले का नौकर सुरेश था, जो बंगले में बाहर के कामों के लिए रखा गया था। इस वक्त उसे अपने सामने देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने उससे कहा, सुरेश, तुम इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हो? सुरेश भी एक जवान मर्द था
तकरीबन 32 साल 35 साल की उम्र का होगा। उसकी शादी हो चुकी थी और बीवी बच्चे गांव में ही रहते थे। इस वक्त उसे अपने सामने देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तो कहने लगा, मेम साहब, आपको यहां पर देखा तो परेशानी से चला आया कि शायद आपको किसी चीज की जरूरत हो, इसीलिए पूछ बैठा आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अगर जरूरत हो तो बता दीजिए। सुरेश ने कहते हुए मेरी तरफ देखा तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इनकार में अपना सिर हिला दिया और कहा कि नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से, मैं कुछ देर यहां अकेले रहना चाहती हूं। मैं बड़ी ही संजीदगी से सुरेश की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। मेरे कहने के बावजूद भी वह वहां से नहीं हिला और मेरी तरफ लगातार देखता रहा। अब मुझे यह बात बिल्कुल नागवार गुजर रही थी और एक अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। सुरेश का इस तरह से मुझे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अपनी नागवारी को दबाते हुए मैं अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सुरेश के दिल में तो पाप आ चुका है और इस वक्त वह इस पाप के आसार में है। वो तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने तेज तेज कदम उठाने शुरू कर दिए। हालांकि मैं उसे डांट चुकी थी और अपने पीछे आने से मना भी कर चुकी थी, लेकिन वह बिल्कुल भी बाज नहीं आया। जैसे ही मैं बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ मुड़ने लगी, उसने एकदम जोर से मेरा बाजू थाम लिया और अपने दूसरे हाथ से मेरे मुंह को दबाया था ताकि मेरी जरा सी भी आवाज ना निकल सके। मैं दबी दबी आवाज के साथ चीखने लगी थी, लेकिन मेरी चीख तेज नहीं हो सकी थी। कुमार का मजबूत हाथ मेरे मुंह पर जमा हुआ था और मैं एक नाजुक सी लड़की थी, जबकि वह एक भरपूर जवान हट्टा कट्टा मर्द था। सुरेश मुझे घसीटते हुए एक तरफ को लेकर जा रहा था, जबकि मैं इधर अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी। तभी खींचातानी में मेरा हाथ लगने से एक फ्लावर पॉट नीचे गिर गया और रात के सन्नाटे में उसकी आवाज दूर तक फैल गई। सुरेश थोड़ा सा बौखला तो गया, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त बंगले में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे पति के, जिसे यह तक नहीं पता कि मैं उसकी पत्नी हूं। और वैसे भी इस वक्त तो वह कमरे में आराम कर रहा था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि मैं बाहर टहलने के लिए निकली हूं। मुझे इस वक्त अपनी इज्जत खतरे में नजर आ रही थी। सुरेश के ऊपर शैतान सवार हो चुका था और अब वह हर मुमकिन तौर पर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेना चाहता था। इसी वजह से वह मुझे खींचता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ लेकर जा रहा था कि तभी अचानक वो हो गया जिसका एहसास मुझे सपनों में दूर दूर तक नहीं हो सकता था। न जाने किस तरह से सामने से मेरा पति आ गया और उसने एकदम आते ही एक जोरदार गुस्सा सुरेश के मुंह पर दे मारा, जो पहले ही उसे सामने से आता देखकर परेशान हो चुका था। लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि मेरा पति एक कमजोर मर्द है। लेकिन कुमार को घूंसा मारने के बाद अपने पति के मुंह से निकलने वाले शब्दों ने मुझे तो अपनी जगह पर जमा कर रख दिया था। जब वह ये कह रहा था, सुरेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम विक्रांत ठाकुर की पत्नी को हाथ लगाओ? तुम्हारी इतनी जुर्रत हुई, कैसे मैं तुम्हारे हाथों को तोड़ के रख दूंगा? तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, विक्रांत ठाकुर के ख्वाब से तुम वाकिफ नहीं हो। ये कहते हुए मेरे पति ने सुरेश को मारना शुरू कर दिया और वह उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, जबकि अपने पति के मुंह से निकलने वाले शब्द मेरे दिल पर किसी ठंडी फुहार के जैसे पड़ रहे थे और मैं हैरत से शॉक्ड भरे अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जिसके ऊपर नागवारी वाला गुस्सा था और उसका चेहरा बुरी तरह से गुस्से के मारे लाल हो रहा था। मैं जान गई थी कि मेरा पति इस वक्त एक कमजोर मर्द नहीं बल्कि भरपूर जवान है, जो अपनी पत्नी की इज्जत की सुरक्षा करना अच्छे से जानता है। इस बात ने मेरे दिल के अंदर एक सुकून भर दिया था। मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र इस वक्त 20 साल है। मैं छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो गई थी। जब मैं तकरीबन 6 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान वहां पर भगदड़ मचने की वजह से कुचल दिए गए थे और वहीं पर उनका देहांत हो गया था और फिर वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे इन सब बातों का अंदाजा नहीं हो सका कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया है। मेरे ताऊ ताई ने मुझे अपने पास रखा था। मम्मी पापा के वैष्णो देवी पर जाने की वजह से
मैं पहले से ही उनके घर पर रुकी हुई थी और इसी वजह से वह लोग मेरी देखभाल कर रहे थे। लेकिन जब मेरे पापा का देहांत हो गया तो यह जिम्मेदारी अब उन्हें हमेशा के लिए लेनी पड़ गई थी। और इस बात ने उनके अंदर एक नफरत और घृणा पैदा कर दी थी, क्योंकि ताई कुछ दिनों के लिए तो मेरी जिम्मेदारी उठा सकती थी, लेकिन हमेशा के लिए यह जिम्मेदारी लेने के लिए वह तैयार नहीं थी। मेरे ननिहाल में तो कोई भी नहीं बचा था सिवाय एक मौसी के, और वह भी दूसरे देश में रहती थी और उनके अपने भी 72 तरह के मामले थे। वह मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी और इसी वजह से मजबूरन ताऊ और ताई को ही मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ताऊ के अपने भी बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। वह तीनों ही मुझसे बड़े थे और जब मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहने लगी तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अब यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब इसके मम्मी पापा तो इस दुनिया में है नहीं, और इसीलिए उन्होंने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। वह अपने हर छोटे मोटे काम के लिए मुझे ही बुलाते और मुझसे ही सारे काम करवाते, और अगर जरा सी भी मुझसे गलती हो जाती तो वह मुझे मारते पीटते, यहाँ तक कि मेरे बाल तक नोच डालते थे। मैं रोती हुई ताई जी के पास जाती तो ताई भी बड़े ही बेदर्द अंदाज में कहती, अरे वह तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं, अगर तुमसे कुछ कह भी दिया तो चुपचाप बर्दाश्त कर लिया करो। लेकिन ना जाने क्यों तुम तो रोते हुए यहाँ पर मनहूसी फैलाने चली आती हो। खुद तो तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं, लेकिन ये मुसीबत मेरी छाती पर छोड़ गए हैं। ताई के लहजे में इतनी नफरत और नागवारी होती थी कि मैं उनका चेहरा देखती ही रह जाती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ताई मुझसे इतनी नफरत करती हैं। ये वही ताई थी जो मेरे मम्मी पापा की जिंदगी में मुझ पर अपनी जान निछावर होने को तैयार रहती थी, और आज अब हालात बदल गए थे। ताऊ जी का भी वही रवैया होता था। मैं जब उनके पास किसी जरूरत के लिए जाती तो वह बड़े ही रूखे अंदाज में मुझसे कहते, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा हाथ बहुत तंग है, कुछ दिन इंतजार कर लो। और मैं चुपचाप उनका चेहरा देखती रह जाती। उन दोनों ने मुझे स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिलाया था, ताकि मैं कहीं पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठाने लग जाऊं, क्योंकि मेरे माँ बाप का एक बड़ा सा मकान उनके ही कब्जे में था, जिसका किराया वह लोग वसूल करते थे, और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी मुझे नहीं मिलती थी। मुझे तो अपने हक के लिए आवाज कैसे उठानी है यह भी नहीं पता था। ताऊ ताई का रवैया और उनके बच्चों की मारपीट ने मुझे इतना ज्यादा डरपोक बना दिया था कि मैं हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी और चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। छोटी सी उम्र में ही ताई ने मुझे घर के कामों में लगा दिया था, पूरे घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि सभी लोगों के कपड़े धोना और ताई के साथ किचन में मदद करवाना। मैं ये सारे ही काम करती थी। हालांकि ताई की अपनी बेटी थी, लेकिन ताई उससे कुछ भी नहीं कहती थी। वह सारा वक्त या तो पढ़ती रहती या फिर टीवी देखती रहती, और ताई फिर भी हर वक्त उस पर अपना प्यार लुटाती रहती थी। मैं जब भी ताई को इस तरह से उसके साथ मोहब्बत जताते हुए देखती तो मेरे दिल में हुक सी उठती थी, और मुझे अपने मम्मी पापा याद आते थे जो ईश्वर को प्यारे हो गए। मेरे लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था, और इस मुश्किल वक्त से गुजरते हुए मैं जवान हो गई। ताई के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। उनमें से एक बेटा विदेश चला गया, जबकि ताई अपनी बेटी के लिए आजकल रिश्ता देख रही थी, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जल्दी ही उसकी भी बात तय हो जाएगी। यूं तो हम इस गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ के अच्छे और अमीर घरों में हमारी गिनती होती थी, क्योंकि हमारे पास काफी सारी जमीनें थी और एक साफ सुथरा पक्का घर भी था। जबकि ताऊ ताई के बच्चों ने कई बार शहर जाने की जिद लगाई थी, लेकिन जाने क्या ऐसी बात थी कि ताऊ अपने बच्चों की हर बात मानने के बावजूद यह बात नहीं मानते थे और उन्हें साफ इनकार कर देते थे। वह यही कहते थे कि मैं यह गांव छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे इस गांव से बहुत लगाव है, इस वजह से हम यह गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यूं तो मैं भी इस गांव से लगाव रखती थी, लेकिन मम्मी पापा के देहांत के बाद जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे अंदर से हर एहसास खत्म हो गए थे। ताऊ ताई के रवैये ने मेरे अंदर बची कुची जिंदगी की ख्वाहिश को भी खत्म कर दिया था। उनकी नफरत ने मेरे अंदर की शरारत और बचपन को मार दिया था।
यही वजह थी कि मैं चुपचाप अपना काम करती रहती थी और ताऊ ताई की डांट खाती रहती थी। घर के सारे काम अब मेरे ही कंधों पर थे। ताऊ की बेटी की शादी तय हो गई थी और ताई आजकल उसकी तैयारी में लगी हुई थी। मुझे तो ना वो कभी बाजार लेकर गई थी और ना ही कभी नए कपड़े दिलवाए थे। हमेशा वह अपने कपड़े ठीक करवाकर मुझे दे देती थी या फिर अपनी बेटी के उतरे हुए कपड़े मुझे पहनने को देती। इसलिए मुझे उनसे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे लिए क्या खास तैयारी करते हैं। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। ताई के अरमानों के हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी को हर चीज दी थी और मैं बड़े ही रश्क और हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। मेरे लिए ताऊ और ताई के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी और अपनी बेटी के लिए उन्होंने इतना शानदार दहेज तैयार किया था कि सब देखते रह गए थे। अब घर में सिर्फ मैं और ताई होते थे, क्योंकि ताऊ का दूसरा बेटा भी शहर में जाकर घर बसा चुका था। उसकी वहां पर नौकरी लग गई थी और अब वह रोजाना गांव से आना जाना नहीं कर सकता था। इसी वजह से वह अपनी पत्नी को लेकर वहां चला गया। अब सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी और ताऊ ताई की जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी थी। मैं चुपचाप अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी कि एक दिन जब अचानक ताऊ घर आए और ताई से कहने लगे, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, कमरे में आओ। ताऊ के लहजे में छुपी हुई खुशी को मैं महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात क्या है। तभी ताई भी उनके पीछे पीछे चली गई मुझे, क्योंकि वैसे भी ताऊ जी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने सुनने की भी कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद जब ताई कमरे से बाहर निकली तो उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे यही लगा कि हो सकता है ताऊ को कोई मुनाफा हुआ हो या फिर कोई और खुशी की बात हो, खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए मैंने भी ज्यादा कुरेदे नहीं। अभी 2 ही दिन गुजरे थे जब गांव के जमींदार घराने से एक बूढ़ी अम्मा और 2 नौकर आए। उन्हें यूं अचानक अपने घर में देखकर मैं हैरान रह गई। ताई ने उनकी खूब धमाकेदार स्वागत की और बिल्कुल उनके आगे बिछ गई। फिर बाद में पता चला कि वह मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी और ताऊ और ताई ने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया था। मैं बहुत हैरान हुई कि एक जमींदार घराने का रिश्ता मेरे लिए कैसे आ सकता है। मैं तो एक कम हैसियत की लड़की हूं, जिसके पास ना तो माँ बाप की दौलत है और ना ही दहेज के लिए कोई संपत्ति, और ना मैं पढ़ी लिखी हूं और ना ही इतनी ज्यादा खूबसूरत हूं कि कोई मेरे लिए छोटे से घर में आ सके। लेकिन ताऊ और ताई इस रिश्ते से बहुत खुश थे। ताऊ मुझसे कहने लगे, बेटा समझो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। इतने बड़े जमींदार घराने से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। उस लड़के का कई शहरों में अपना कारोबार है, उसकी बहुत सारी जमीनें हैं, बाग हैं। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम वहां पर हमेशा ऐश करती रहोगी। ताऊ ने मुझे इस रिश्ते की बहुत खूबियां बताई और मैं चुपचाप सुनती रही कि कौन सा मेरे इनकार करने से रिश्ता टूट जाना था, और वैसे भी मैं इनकार करती तो किसके दम पर। ताऊ ने तो मेरी मर्जी एक बार भी नहीं पूछी थी, बल्कि उन्होंने तो अपना फैसला मुझ पर थोप दिया था और मेरे लिए कौन सा रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। इसी वजह से मैंने चुपचाप अपना सर झुका दिया। रिश्ता तय होने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही सादगी से हमारी शादी कर दी गई, क्योंकि रिसेप्शन बहुत धूमधाम से होना था। तभी शादी के बाद मेरी सास ने एक फाइल मेरे ताऊ की तरफ बढ़ाई और कहने लगी, भाई साहब, ये जमीन के कागजात हैं, तो शादी के बदले में आपको देने का वादा किया था, एक बार देख लीजिए। ये बात सुनकर मैं एकदम झटके से अपना सर उठाया और अपने ताऊ जी की तरफ बेयकीनी भरी निगाहों से देखने लगी, जबकि ताऊ और ताई के चेहरे इस वक्त खुशी से दमक रहे थे, जैसे कि उनके हाथ में कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ताऊ ने मेरा सौदा किया है, लेकिन उन्हें आखिर मेरा सौदा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। तभी मेरी निगाह अपने साथ बैठे हुए दूल्हे पर पड़ी, जो कि बच्चे की तरह तालियां पीट रहा था। उसके चेहरे पर बच्चों के जैसी खुशी छाई हुई थी और वो इस वक्त अपनी ही शादी में बैठा ऐसे तालियां पीट रहा था जैसे किसी और की शादी में आया हो। मेरे दिल को तो एक गहरा झटका लगा था। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत गलत हो गया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। मेरे दूल्हे में ऐसी कौन सी कमी है
जो मेरे ताऊ को मेरा सौदा करना पड़ा और मेरी सास ने मेरे इस रिश्ते के बदले उन्हें जमीन दी। यह बात मेरे दिल में चुभकर रह गई थी। मैं जो कि पहले अपनी शादी पर थोड़ी बहुत खुश थी, अब मेरे अंदर सन्नाटा पैदा हो गया था। मुझे तो लग रहा था जैसे यह रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा सौदा हुआ है जिसमें सरासर मुझे ही घाटा है, और इस घाटे के बारे में मुझे शादी की रात ही मालूम हो गया था, जब मेरा पति बच्चों के जैसे खुशी से मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मेरी दुल्हन हो ना, तुम मेरी दुल्हन हो। खुशी से चहकते हुए लहजे में वह कह रहा था और बार बार तालियां पीट रहा था और मुझे बच्चों के जैसे हंसते हुए देख रहा था। वह कभी मेरे कपड़ों को देखता, कभी मेरे ज़वरों को हाथ लगाकर देखता, कभी मेहंदी के लगे हाथों को पकड़कर देखता। मैं तो शॉक्ड रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चों जैसी मानसिक स्थिति वाला जवान मर्द अब मेरा पति है। मुझे ताऊ और ताई पर बहुत अफसोस हुआ था। मेरा दिल इस वक्त गहरे दुख में डूबा था और आंखें आंसुओं से भर गई थी। उन्होंने एक बार भी अपने अनाथ भतीजी के लिए नहीं सोचा, पर एक ऐसे शख्स से मुझे ब्याह दिया जो मानसिक तौर पर एक बच्चा था और जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। मैं आंखों में आंसू लिए चुपचाप उसे देख रही थी, जिसे जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारी शादी हो चुकी है और अब हम पति पत्नी हैं, और हमारा रिश्ता क्या है और इस रिश्ते की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। शादी की रात से लेकर आज के दिन तक मैं इसी तरह रोज मर रही थी, और हर पल मुझे जो ख्याल आता कि ताऊ ने यह रिश्ता सिर्फ एक जमीन के लालच में तय कर दिया। अपनी अच्छी भली सेहतमंद भतीजी को उन्होंने कैसे कैसे शख्स के पल्ले बांध दिया जिसे दुनियादारी की समझ ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जमीन के टुकड़े के खातिर अपनी भतीजी का सौदा कर दिया, और फिर उसके बारे में उन्होंने कभी भी पलटकर खबर तक नहीं ली, और खुद मैं भी कभी दोबारा वहां पर नहीं गई। इस बंगले में मुझे ब्याह कर आए हुए 1.5 महीना हुआ था, और आजकल मेरी सास शहर में किसी काम की वजह से गई हुई थी। उन्हें वहां पर कुछ दिन लग जाने थे, जबकि मेरे पति के दोनों भाई की भी उनके साथ ही थे। मैं ज्यादा कुछ जानकारी उनसे नहीं ली थी, क्योंकि मैं उनसे कम बातचीत करती थी। मेरे अपने दुख मुझे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देते थे आजकल, क्योंकि बंगले में कोई भी नहीं था। बस मेरे और मेरे पति के अलावा कुछ कुछ नौकर ही थे जो कि यहाँ की देखभाल पर लगे थे। बंगले में बिल्कुल सन्नाटा रहता था। मैं आजकल काफी सुकून महसूस कर रही थी। रात के इस पहर जब मेरा दिल घबराया तो मैं कमरे से बाहर आ गई। ना जाने मुझे वहां बैठे बैठे क्या हो जाता। इस वक्त भी दिल घबराने लगा तो मैं लॉन में वॉक कर रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुरेश की नीयत इस तरह से खराब हो जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे ऊपर इस तरह से नजर रखेगा और फिर मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर मेरा रखवाला मेरा पति बनकर आया, और उसने जिस तरह से सुरेश को मारा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत करने की। क्या तुम जानते नहीं कि वह विक्रांत ठाकुर की पत्नी है, उसकी इज्जत है, और तुम मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हो। मेरा पति उसे मार पीट रहा था और मैं पत्थर की बनकर उसे देख रही थी। वह बिल्कुल एक भरपूर मर्द की तरह लग रहा था, जैसा एक मर्द अपनी औरत के लिए होना चाहिए। मेरे पति ने सुरेश का मार मार कर हाल बिगाड़ दिया था। सुरेश ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इरादे इस तरह से खाक में मिल जाएंगे। वह बार बार मेरे पति से माफी मांग रहा था। मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। वह बार बार यही बातें दोहरा रहा था, लेकिन सुरेश की आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ रही थी। मैं तो सिर्फ अपने पति की आवाज सुन रही थी, जो कि एक बहुत ही रब्बीलालदार आवाज थी। तब जाकर मुझे अंदाजा हुआ था कि विक्रांत ठाकुर से बढ़कर मेरा कोई भी रखवाला नहीं हो सकता। विक्रांत ने सुरेश को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर गार्डों को हुक्म दिया कि इसे इसके कमरे में ले जाकर बंद कर दो, इसका हिसाब सुबह होगा। गार्ड उसे उठाकर ले गए थे, जबकि अब वह गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें अपने कमरे में चैन नहीं आता? आधी रात के वक्त तुम यहां बाहर क्या कर रही थी? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बंगले में जवान मर्द नौकर हैं, फिर भी तुम इस तरह से आजाद कैसे घूम सकती हो? विक्रांत ठाकुर का बदला हुआ लहजा
और अंदाज मुझे हैरत में डाल रहा था। उसकी डांट भी मुझे इस वक्त उसका प्यार महसूस हो रही थी। तभी मैं दौड़कर उसके गले से लग गई और जोर जोर से रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों का बांध अब टूट गया हो और मेरे आंसुओं को रास्ता मिल गया हो। विक्रांत ने एकदम से मुझे अपने गले लगे देखा तो जैसे उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। उसने भी मुझे अपने बाजुओं के पकड़ में लिया और धीरे धीरे मुझे थपकने लगा और इसी तरह अपने साथ लगाए हुए वह मुझे कमरे तक ले आया। विक्रांत को भी शायद अपने अचानक इस तरह के बर्ताव ने परेशान कर दिया था। कुछ देर मेरे रो लेने के बाद मैंने उससे कहा, आप अगर मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक है तो फिर आपने यह नाटक क्यों किया? आपने क्यों मेरे सामने एक बच्चा होने का ढोंग रचाया? मैंने जब उनसे पूछा तो एक गहरी सांस भरकर रह गए। कहने लगे, तुम नहीं समझोगी यहां पर मुझे यह ढोंग कई सालों से रचाना पड़ रहा है और इसके पीछे बहुत सारी वजह है। विक्रांत ने जब यह बात कही तो मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आखिर ऐसी क्या बात थी जो वह मुझसे भी छुपा रहे थे और जिसकी वजह से विक्रांत को इतना बड़ा खेल खेलना पड़ा? तभी कुछ देर के बाद विक्रांत ने कहा कि दरअसल बात यह है कि मैं मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक हूं और एक भरपूर जवान मर्द हूं। मैं तो अपना नाटक जारी रखना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारे साथ यह जो हादसा हुआ उसकी वजह से मेरे राज से पर्दा उठ गया। मैंने उनका हाथ पकड़कर पूछा, आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? क्यों और किस लिए आपको यह सब करना पड़ा? मेरी बेसब्री देखकर विक्रांत बोले, दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी ने 2 शादियां की थीं। पहले मेरी मम्मी से, उनसे सिर्फ मैं पैदा हुआ, मेरा कोई भाई बहन नहीं था। जबकि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की और उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए। वह उन्हें बंगले में ले आए थे क्योंकि तब तक मेरी मम्मी का देहांत हो चुका था। इसी वजह से उन्हें दूसरी शादी करने का मौका मिल गया था। यहाँ आने के बाद में वैसे तो मैं उनसे खुश नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं सकता था और ना ही कोई ऐतराज जता सकता था। मेरे पिता ने उन्हें बंगले में वहीं दर्जा दिया जो कि हमारे घर की औरतों को दिया जाता है। कुछ समय तो इसी तरह से गुजर गया, लेकिन एक दिन अचानक मैंने अपनी सौतेली माँ और उनके दोनों बेटों की बातें सुनी तो वह सब सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वह मेरी हत्या के इरादे बना रहे थे और उसे एक एक्सीडेंट का रूप देकर मेरी जान लेना चाहते थे ताकि यह बंगला, पुरानी हवेली, इसके अलावा सारा कारोबार और मेरी जमीनों पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि इस सबका असली वारिस तो मैं था। और इत्तेफाक से मैंने उनकी यह सारी बातें सुन ली थी। उस दिन के बाद से मुझे उनसे डर महसूस होने लगा, पर मैं हर वक्त यह सोचता रहता कि किस तरह से इस खतरे को अपने सर से टालूं। तभी अचानक एक दिन शहर से आते हुए मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऊपर वाले की करम से मैं उस एक्सीडेंट में बच तो गया, लेकिन मैं यह जानता था कि यह किसने करवाया था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इस वजह से मेरे पिता बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन इस हादसे का मुझे यह फायदा जरूर हुआ कि मैंने अपनी याददाश्त चले ले जाने का नाटक किया और इस चीज का ड्रामा रचाया कि मेरे दिमाग पर गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं मानसिक तौर पर कई साल पीछे चला गया हूं और अब मैं एक बच्चे के अलावा और कुछ भी नहीं हूं। इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर को पैसे खिलाने पड़े थे और वह मैंने उसे खिला दिए। डॉक्टर ने ही मेरी रिपोर्ट तैयार करके दी थी। जब ये रिपोर्ट सबके सामने आई तो मेरी सौतेली माँ और दोनों भाइयों को इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका तो रास्ता साफ हो गया था। वो ये समझ रहे थे कि अब उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। इस वजह से उन्होंने दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की और फिर धीरे धीरे जमीन, कारोबार और जायदाद में दिलचस्पी लेने लगे। मेरे पिता को मेरी मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से बहुत गहरा सदमा लगा था और वह अक्सर बीमार रहने लगे। लेकिन मैं अपने पिता को सच्चाई नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरी सौतेली माँ और अपने बेटों से बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहता था कि किसी सबूत के साथ ही मैं उनके सामने सच बोलूं ताकि उन्हें हकीकत के बारे में पता चल सके। लेकिन इस बात की नौबत ही नहीं आई और अचानक एक रात मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। उसके बाद तो मुझे अब और ज्यादा सतर्क रहना था, क्योंकि पिताजी के देहांत हो गया था और अब उन लोगों के लिए
मैदान बिल्कुल साफ था, इसलिए मैंने अपनी इस हालत को जारी रखा और किसी के सामने इस बात को जाहिर नहीं किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने यह जाहिर कर दिया तो फिर मेरी सौतेली माँ और भाई मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, और मैं जब तक किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच जाता जिसमें ना तो मेरी जान को खतरा हो और ना ही जायदाद में से मेरे हिस्से को, तो इस वजह से मैंने अपनी हालत को छुपाए रखा। मेरी सौतेली माँ ने ना जाने किस तरह से मेरी शादी तुमसे कर दी। हालांकि मैं यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैं इन्हें इस वजह से इनकार नहीं किया कि कहीं उन लोगों को मुझ पर शक ना हो जाए कि मैं मानसिक तौर पर ठीक हूं। इसीलिए उनकी बात मान ली और तुमसे शादी कर ली। मैं जानता था कि तुम्हें इस बात का बहुत दुख है कि मेरी मानसिक हालत खराब है, और यह भी मुझे पता था कि यह बात तुमसे छुपाई गई है। मेरी सौतेली माँ ने एक जमीन का टुकड़ा तुम्हारे ताऊ को देकर यह शादी करवाई थी, क्योंकि वह तो यह दुनिया वालों के सामने एक अच्छी माँ बनकर दिखाना चाहती थी। और दूसरी बात यह कि वह इस चक्कर में मुझे उलझा कर रखना चाहती थी कि मैं ज्यादा जमीन और कारोबार के बारे में ना सोच सकूं। इसी वजह से वह आजकल काफी निश्चिंत है और शहर गई हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां जाने का उनका मकसद भी यही है कि वह जायदाद के कागज तैयार करवा लें और सारी जायदाद अपने बेटों के नाम पर करवा दें। लेकिन क्योंकि वकील मेरे पिता का है और उसे इन सारे मामलों के बारे में जानकारी है, उसके पास मेरे पिता की वसीयत भी है, और इसके अलावा वह मेरी सच्चाई के बारे में भी जानता है। इसलिए उसने अभी तक उन्हें बहाने देकर फंसा कर रखा है, और वह तरह तरह के कानूनी पेंच उनके सामने बयान कर देता है और उन्हें उलझा देता है। जैसे ही यह मामला हल हो जाएगा तो मैं अपनी असलियत सबके सामने जाहिर कर दूंगा। तब तक के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और चुप रहना होगा। विक्रांत ठाकुर ने जब मुझे सारी हकीकत बताई तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो यह नाटक सिर्फ अपने घर वालों की वजह से कर रहा है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ भी है। मेरे लिए तो यह सारी बातें किसी बहुत बड़े राज से कम नहीं थी, लेकिन एक बात की खुशी थी कि मेरा पति बिल्कुल ठीक था और अब मुझे उससे वह प्यार भी मिल सकता था जिसकी मैं हकदार थी। उसे भी अपनी इज्जत का बखूबी एहसास था। फिर वह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बन गई, क्योंकि विक्रांत ने अपनी सारी मोहब्बत मुझ पर लुटाकर रख दी। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर वादा किया कि वह कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, और मेरे लिए बस इतना ही काफी था। उस रात की सुबह बहुत चमकीली और रोशनी से भरी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। यही वजह थी कि जब विक्रांत की सौतेली माँ वापस लौटकर आई तो उन्हें मेरे बदले हुए तौर तरीके को देखकर यह महसूस हुआ कि कुछ तो बात है। मेरे चेहरे पर छाया हुआ सुकून और आंखों की खुशी उनकी नजरों से छुपी नहीं रह सकी। वह कहने लगी, अरे बहू, तुम तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्या बात है? क्या मेरे पीछे तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है? मेरी सास ने जब मुझसे ऐसे कहा तो मैं एकदम से डर गई और कहा कि नहीं माँ जी, दरअसल यूं ही आज नहाकर अच्छे कपड़े पहने हैं, शायद इस वजह से आपको ज्यादा फ्रेश लग रही हूं। मैंने जानबूझकर बात बदली, लेकिन मेरी सास की तेज निगाहें मेरे वजूद पर दौड़ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे अंदर तक झांक लेना चाहती है। मैं उस दिन के बाद से काफी सतर्क हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी सौतेली सास को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि विक्रांत ने खास तौर पर मुझे यह समझाया था कि किसी भी तरह से उनके सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। कुछ दिन इसी काम में गुजर गए। विक्रांत आजकल बहुत व्यस्त थे और वह चोरी छुपे वकील से मिलते थे। जल्दी ही इस सिलसिले में हमें खुशखबरी भी मिलने वाली थी। इसके अलावा विक्रांत ने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज रखा हुआ है, और जब तुम्हें इस सरप्राइज का पता चलेगा तो तुम बहुत हैरान हो जाओगी, क्योंकि यह हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरा यकीन था कि विक्रांत की मोहब्बत की तरह यह सरप्राइज भी मेरी जिंदगी बदल देगा। कुछ ही दिनों के बाद वकील के कागजात बंगले पर पहुंच चुके थे और विक्रांत के पिता की वसीयत के मुताबिक जायदाद का हिस्सा विक्रांत के नाम था और बाकी आधा हिस्सा उनके दोनों भाइयों के नाम पर था।
इस बात ने बंगले में एक कोहराम सा मचा दिया था। विक्रांत की सौतेली माँ किसी भी तौर पर इस वसीयत को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वकील ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उसने सारे सबूतों के साथ यह वसीयत पेश की थी। इस वजह से विक्रांत की सौतेली माँ कुछ नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने वकील को बहुत बेइज्जत किया और उसके बाद उसने एक भारी रकम देने का लालच भी उसे दिया, लेकिन वकील बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने यही कहा कि यह वसीयत नहीं बदलेगी और हम इसे किसी भी तौर पर तोड़ मरोड़ भी नहीं सकते, ना ही कानूनी तौर पर इसे चैलेंज किया जा सकता है। इस वजह से आपको जो मिल रहा है आप उसी में खुश रहे, बल्कि आपको तो इस बात का सुकून होना चाहिए कि आपके बेटों को भी इस वसीयत में हिस्सा मिला है, उन्हें इससे बेदखल नहीं किया गया। इस बात पर विक्रांत की सौतेली माँ चुप हो गई थी। उन्हें जितना भी मिला था उस पर उन्होंने सब्र कर लिया था, जबकि विक्रांत बेतहाशा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी जान का कोई खतरा नहीं था। कानूनी तौर पर जायदाद उनके नाम पर हो चुकी थी और घर में जब यह पता चला कि विक्रांत बिल्कुल ठीक है, उन्होंने यह नाटक सिर्फ अपने हिस्से की जायदाद को बचाने के लिए रचाया था, तो हर कोई हैरान और परेशान था। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि विक्रांत मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक है। तभी मेरी सौतेली सास भी सकपका गई, क्योंकि विक्रांत ने उनके सामने उनकी पोल खोल दी थी और कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपके घटिया प्लान की वजह से मैंने यह इरादा किया था। अगर आप मुझे जान से मारने का इरादा बना सकती हैं तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं करना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि जायदाद कानूनी तौर पर बांटी जा चुकी है तो अब मैं यहां से जा रहा हूं। यह बंगला फिलहाल आपके रहने के लिए काफी है और बात की बाद में देखी जाएगी। मैं अपनी पत्नी को लेकर दुबई में शिफ्ट हो रहा हूं और जब मैं वापस आऊंगा तब तक आप अपने रहने का इंतजाम कर लीजिएगा। विक्रांत ने दो टूक अंदाज में जब अपनी सौतेली माँ से यह कहा तो उनकी आंखें हैरानी से फट गई थी और दुबई में शिफ्ट होने का सुनकर मैं भी हैरान रह गई थी, क्योंकि विक्रांत ने तो मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। और अब जब उन्होंने मुझे यह कहा तो मैं समझ गई कि वह इसी सरप्राइज की बात कर रहे थे जो वह मुझे देना चाहते थे। आज हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मैं विक्रांत के साथ घर से निकलते हुए बहुत खुश थी और सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अब हमारी जिंदगी की मंजिल में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, बल्कि खुशियां ही अब हमारा मुकद्दर बनेगी। गांव से निकलते वक्त रास्ते में जब ताऊ ताई का घर आया तो मैंने विक्रांत को 2 मिनट रुकने के लिए कहा, क्योंकि मैं एक बार उन लोगों को यह बताना चाहती थी कि उन्होंने तो मेरा बुरा ही किया था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं होने दिया और मुझे विक्रांत की सूरत में एक ऐसा इनाम दिया जो अब सारी जिंदगी के लिए मुझे ढेर सारा प्यार और मेरा रखवाला बनकर रह गया है। ताऊ ताई के सामने जब मैं गई तो वह मुझे देखकर हैरान रह गए थे। इतनी बड़ी गाड़ी और एक शानदार मर्द मेरा नसीब था, और जब उन्हें यह पता चला कि मैं यहां से शिफ्ट होकर दुबई जा रही हूं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। शायद उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे साथ इतना भी अच्छा हो सकता है और मुझे इतनी मोहब्बत भी मिल सकती है। ताऊ ताई की हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था, क्योंकि वह इस वक्त बहुत बुरे हालातों में थे। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह वही ताऊ ताई हैं। शायद उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया था उसके बदले में ईश्वर ने उन्हें इस दुनिया में ही उसके किए की सजा दे दी थी, क्योंकि उनके घर पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। मुझे अफसोस तो हुआ था, क्योंकि मैंने अपना सारा बचपन इसी घर में गुजारा था, लेकिन अब एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी, जिसमें मेरे लिए खुशियां और मोहब्बत थी, और मैं खुशी खुशी उस जिंदगी की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी थी। गाड़ी में वापस बैठते हुए मैंने एक अफसोस भरी नज़र उस घर पर डाली और अपने आंसुओं को अंदर ही छुपा लिया। मैं विक्रांत के साथ एक नई मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी और अपनी सारी बुरी यादों को पीछे छोड़ चुकी थी। मैंने गाड़ी में बैठते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से उस घर को आखिरी बार देखा। वह घर जहां मैंने अपनी बचपन की हंसी, रोने और सपनों को देखा था, आज वह सन्नाटे में डूबा हुआ था। अब वह मेरे लिए बस एक पुराना किस्सा बन चुका था। मेरे दिल में एक हल्का सा दर्द था,
क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में जो लोग मेरे साथ इतने सालों तक रहे वे मुझे ऐसे छोड़ देंगे। पर अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। विक्रांत के साथ मेरी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। विक्रांत की बातों से मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि अब मैं अकेली नहीं हूं। अब मुझे अपने फैसलों पर गर्व था और मैंने यह समझ लिया था कि जिंदगी में हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। दुबई जाने के बाद मुझे विक्रांत के साथ हर पल खुशी से जीने का मौका मिलेगा। उसकी मोहब्बत ने मेरी सारी डर और चिंता को खत्म कर दिया था। अब हम दोनों अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने जा रहे थे। दुबई में हम दोनों के लिए नई चुनौतियां होंगी, लेकिन हमें अब किसी भी डर का सामना नहीं करना था। मैं जानती थी कि विक्रांत के साथ मैं हमेशा सुरक्षित और खुश रहूंगी। मेरे अंदर अब वो ताकत आ चुकी थी कि मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती थी, क्योंकि अब मेरे पास विक्रांत जैसा साथी था जो हमेशा मेरे साथ था। जब हम दुबई पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि यह शहर एक नई उम्मीद और नए अवसरों से भरा हुआ था। हम दोनों ने मिलकर नई शुरुआत की। विक्रांत और मैं दोनों ने अपनी मेहनत और प्यार से इस नए जीवन को संजोया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। अब मैं न सिर्फ अपनी खुद की जिंदगी में खुश थी, बल्कि विक्रांत के साथ हर दिन नई खुशियां महसूस कर रही थी। उन बुरे दिनों को पीछे छोड़ते हुए मैं एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी और मुझे यकीन था कि अब मुझे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मेरे पास अब वह सब कुछ था जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। मेरे जीवन में प्यार था, सुरक्षित भविष्य था और सबसे बढ़कर मैंने अपनी असलियत को जानकर एक नई शुरुआत की थी। विक्रांत और मैं, हम दोनों अब अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।